Hare Krishna. So, to our audience, I want to introduce our today's guest. His name is Akash Tiwari. और अगर हम सही उस भाव में बोले तो ये ब्रजवासी है, समझ में है। तो इसके साथ साथ इनकी अपनी एक फाउंडेशन भी है जो कि विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करती है, जो कि होता है कि स्किन पे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, विच इज अ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट इशू। क्योंकि आई रिमेम्बर एक बार आई वॉज इन 6th क्लास, तो उस समय हमारी जो बस होती थी स्कूल की, वो कई बारी जगहों पे रुकती थी हवा डलवाने के लिए टायर्स में, स्लम एरिया के पास। तो एक उनका बेबी था, बच्चे थे, हम लोग को पता नहीं था। तो वो ना बहुत मतलब प्योर व्हाइट एंड ब्राउन आंखें। तो इंडियंस को और हम लोग को था कि अरे ये तो कितना सुंदर है, ये ऐसे कैसे। तो आई रिमेम्बर एक दी थे 8th 9th स्टैंडर्ड में होंगे, तो हमें लगता था बहुत बड़े हैं उस समय। शी टोल्ड मी नहीं नहीं इन्हें कोई इशू है। तो तब तो मुझे समझ नहीं आया, एंड आई डोंट नो, आई हैवंट प्रिपेयर्ड इट। अभी मेरे माइंड में इट जस्ट स्ट्रक ऑफ माय माइंड, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो सर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो सर ने अपनी मास्टर्स सोशल वर्क में की है। उसके साथ साथ सर की आरएस फाउंडेशन विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस करती है। और उसके साथ साथ आप इन्हें पॉपुलरली उल्टा आकाश के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत वीडियोस बनाते हैं। एंड अगर मैं पर्सनली बताऊं, तो आई हैव गॉन थ्रू सर्स इंस्टाग्राम। सर टॉक्स ऑन वेरी रेलिवेंट इशू। आई थिंक हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो छोटे 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 पहलू होते हैं ना, हमें लगता है कि यही है। बट हैविंग सेड दैट, I think I'm saying it more philosophically and spiritually. The guidance of um, an elder devotee, I would say, is very essential and important for today's youth. And I am very humbled and I'm very happy that today we have the opportunity to interact with you. Thank you so much. सर, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, तो हमारी ऑडियंस को हल्का सा और ब्रीफ मिल जाएगा कि आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आए। जी। बेसिकली मैं रहने वाला मुंबई का हूँ, बट हमारा जो पूरा बचपना जो निकला है वो एक यूपी के गांव में निकला है, जौनपुर में। हम जौनपुर से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे आया, तो इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है कि कृष्णा ने मुझे कैसे एक एक छोटा छोटा स्टेप दिया। तो बहुत सारे लोग हम होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सोचते होंगे ना कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आता है। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल लेवल में अगर डिफाइन करके बताऊं, तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है वो हमें निखारने के लिए आता है। वो शायद हमें उस टाइम समझ में नहीं आता कि यार ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, बट उसके माँ को पता है कि अगर ये चॉकलेट बार बार खाएगा तो इसका दांत खराब हो जाएगा। तो माँ आती है, अपने बच्चे को चाटा मारती है फट करके। तो बच्चा बोलेगा यार मेरी मम्मी तो बहुत रूड है, ऐसा थोड़ी होता है, चाटा कोई मारता है बच्चे को, अपने को चाटा मारता है क्या? अपने बच्चे को कोई रोता हुआ देख सकता है क्या? बहुत अलग अलग बच्चा बोल सकता है। फिर माँ आएगी, फिर एक चाटा मारेगी। अच्छा, माँ को गलत बोल रहा है, ले एक चाटा और। फिर वो बच्चा बोलेगा नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। माँ को पता है कि अगर ये बच्चा बार बार चॉकलेट खाएगा तो इसका दांत खराब हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही कृष्णा को पता है, हम जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते होंगे, मैं कृष्णा कॉन्शियस से हूँ तो मैं वहाँ के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मे भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होंगे, बहुत सारे लोग मुस्लिम होंगे, अलग अलग धर्मों को मानते होंगे ना। तो आप जस्ट इतना सोचो कि आप जिस भी रिलीजन से हो, कि आप जिनको भी मानते हो, वो आपके साथ में कभी गलत करेंगे क्या? नेवर एवर। मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ में कभी गलत करेंगे ना। तो जब अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता भी है, वास्तव में वो आपको निखारने के लिए आता है। और वैसे ही मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम आई, तो मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं निखरने वाला हूँ। हाँ, एक कहानी है ना, एक चीज़ बोलते हैं ना, जब तक हम बिखरेंगे नहीं तब तक हम निखरेंगे नहीं, ना। तो वही एक चीज़ शायद मेरे लाइफ में हुई आज से एप्रॉक्स 8 साल पहले, 8-9 साल पहले, जब मैं 18 साल का था। तो लाइक आई एम नाउ 28। तो 18 साल का जब भी मैं था, 17 साल का, तो छोटा-सा मेरे पैरों पे एक सफ़ेद दाग हुआ, जैसे आप देख सकते हो, दाग वगैरह मुझे हुए हैं ना। तो वैसे एक छोटा-सा व्हाइट पैचेस मेरे पैरों पे हुआ। अब जब ये पैरों पे मेरे दाग हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे नहीं चाहिए था दाग, सच बोल रहा हूँ। और मैं ना भगवान को मानता था, ना मैं किसी को मानता था। लाइक आई वाज़ लाइक, मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश था। जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, और एक छोटा-सा दाग मेरे पैरों पे आया। तो
एज यूजुअल हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, उन्होंने दिखाया, बट शायद वो कहीं से ठीक नहीं हुआ। और फिर बहुत सारे प्रिकॉशंस, आप ये खा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो, मतलब ना खट्टा खा सकता हूँ, ना दूध पी सकता हूँ, ना दही खा सकता हूँ, ना नमक वाली चीज़ें खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ। मतलब आई वाज़ इन डिप्रेशन कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। ये सोच-सोच के यार मेरी लाइफ़ चलेगी कैसे? मुझे याद है पाल घर में एक कोई बाबा थे, उन्होंने मुझे दवा दिया था, मुझे बोला था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड़ रोटी खा सकते हो, जैगरी एंड रोटी। और फिर एक कोई तो लकड़ी दिया था, वो बोला था कि आप ये काढ़ा बना के पी सकते हो। तो मैं बोला ठीक है, और मैं सच में मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे ठीक होना ही होना था। मतलब मैं ना चुप नहीं बैठ सकता था, मतलब मेरे को ठीक होना ही होना था। तो मैंने पूरा मेहनत किया, जितने ईमानदारी से मैंने दवाई ली। 5 दिन के बाद मुझे ना मतलब मेरे पूरे दिमाग में गुड़ गोबर हो गया था पूरा। हाँ, क्योंकि आप 5 दिन से सुबह भी गुड़ खा रहे हो, दोपहर को भी गुड़ रोटी खा रहे हो, शाम को भी गुड़ रोटी खा रहे हो, रात को भी गुड़ रोटी खा रहे हो। आप पानी पी रहे हो और सिर्फ गुड़ रोटी मतलब मेरा पूरा दिमाग गुड़ गोबर हो गया था। मैं बोला मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं बहुत परेशान था और मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। जब ये बिटिली को मतलब स्टार्ट हुआ, तो उसी के पहले आई वाज़ इन रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप हमारा, मेरे पूरे फैमिली-वैमिली को सबको पता था कि मेरा ऐसा है। और फिर समहाउ पता नहीं क्या हुआ, मेरे इस आँखों पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मेरे आँखों पे भी दाग है और मेरे लिप्स पे भी है, यहाँ पे भी। तो दाग जब मेरे फेस पे आने लगा, तो जिस लड़की के साथ में मैं रिलेशनशिप में था, तो उसने ना बोल दिया था कि मैं नहीं रहूँगी, और हम 5 4-5 साल साथ में थे। तो उसने बोला मैं नहीं रहूँगी क्योंकि मैं इस समाज को बता नहीं पाऊँगी कि ये मेरा पति है, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल। और शायद वो एक्चुअली समाज से डर गई थी, या परिवार से बोलो तो डर गई थी, कि परिवार वाले इतना ज़्यादा उसको बोलते, सोसाइटी इतना वो करती। शी वाज़ नॉट रेडी। और फिर तब मेरा और डिप्रेशन बहुत हाई हुआ। मैं बोला यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? इधर दाग, फिर यहाँ पे ये जई। फिर मैं एक ऑफ़िस में जॉब करता था, मुझे उस जॉब से बस ये बोल के निकाल दिए थे कि आकाश आपको ना ये दाग है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कलीग को भी हो जाएँगे। ये मतलब कंटीजियस है। मैंने बोला नहीं ये कंटीजियस नहीं है, तो उनको लगा कि नहीं ये अगर फैल गया तो हम क्या करेंगे? अब मैं उनको लिटरली समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हो जाएगा। तो एचआर ने मुझे निकाल दिया। मैं और परेशान। मेरा मतलब थोड़ा परेशान था, उसके बाद जॉबलेस होके मैं घर पे आ गया, और फिर स्ट्रेस की वजह से मेरा ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। मेरे हाथों पे, पैरों पे। आई रिमेंबर मैं 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकलता, घर पे ही था। एंड सर यू वर 18 years old, लाइक यू वर एक्चुअली अ किड, अगर मैं सही उसमें बोलूँ तो, जब ये हुआ। हाँ, और मैं 18 वही से 20 समझो साल 18-20 18-20 वाले में ये एज में था, मतलब 3 वाला एज था मेरा। मैं डे डेढ़ 2 साल, हाँ, 2 साल मैं घर से बाहर नहीं निकला। और जब भी मैं उस टाइम घर पे था, तो मुझे एक टाइम के बाद ऐसा फ़ील होने लगा कि यार मैं ना मेरे घर पे बर्डन बन रहा हूँ। बिकॉज़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप सिंपली अपने घर पे आइडल बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब मुझे याद है एक बेड रहता था और मैं पिलो लेता था, पिलो। और आज भी मुझे याद है अच्छे से, मैं पूरी रात रोता था। बस ये रोता था, मैं ऐसे घसता था, यार मुझे नहीं चाहिए ये दाग, चले जा। और मैं लिटरली मतलब मैं भगवान को प्रे करता था कि या तो आप मुझे खत्म कर दो या तो ये दाग खत्म कर दो। एकदम सर मतलब वर यू नॉट स्टडिंग, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, आप नो, नो, नो। उसमें पढ़ाई नहीं कर रहे थे साथ में? मैं तो पढ़ाई नहीं आप कर रहा तो था, मैं कॉलेज पढ़ाई भी, नहीं कर रहा। मैं जी छोड़ दिया तो था फिर कॉलेज। कॉलेज मैं इसकी हाँ, वजह से। मैंने मतलब हाँ, मेरे कॉलेज में मुझे याद है, जब मैं कॉलेज करता था तो उस टाइम पे ना मुझे एक लड़की ने मेरे कॉलेज में मुझे ज़ेब्रा बोल दिया था। "हे आकाश यू लुक लाइक अ ज़ेब्रा।" और वो बात मुझे इतनी हिट कर गई कि मतलब मैं ना फिर उस दिन के बाद से मतलब मुझे ना कॉलेज जाने में डर लगने लगा। मुझे लगा कि यार मैं कॉलेज जाके क्या करूँगा? लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरा हाथ देखेंगे, और मैं मतलब मुझे याद है मैं जितने भी फ़ोटो खिंचवाता था तो मैं मेरे पूरे हाथ ना या तो ऐसे कर लेता था, ठीक है? ताकि मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा थे, और या तो मैं जी अपने सर। जेब में डाल लेता था कि यार मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा हाथ देखे या कोई ये देखे। और चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मैं जूता हमेशा पहनता था क्योंकि मेरे पैरों पे दाग था। फुल स्लीव, फुल स्लीव। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई देखे और कोई मुझे ऐसा कुछ बोले।
और ये सारी चीजें जब इतना फेस करते चला गया तो एकदम टूट गया था। एक दिन मतलब मेरे मन में एकदम से रात को ख्याल आया कि यार एंड करते हैं ना, कब तक। अब मेरे पिताजी जो है वो रिक्शा ड्राइवर है, मुंबई में वो रिक्शा चलाते हैं। अब एक रिक्शा अच्छा। ड्राइवर की इनकम कितनी होगी? बहुत कम होगी। वो मैक्स टू मैक्स घर पे लेके आता रहेगा 400-500 रुपए ना। अब 400-500 रुपए में मेरा एक ऑर्नामेंट होता था 600-700 रुपए का। अब मेरे पूरे हाथों पे दाग है। अब वो बेचारे खुद मतलब खुद भी तो इतना कर रहे हैं और मेरे लिए हर बार वो दवाई के लिए पैसे निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इन लोग के ऊपर बर्डन बनते जा रहा हूँ। देन आई अटेम्प्टेड सुसाइड। तो मैं ना ट्रेन के पटरी के पास आया और Oh God, I ट्रेन could के never पटरी के imagine. I'm really sorry, I could never imagine like a person. I actually have heard these stories in movies or other such things, but a personally, I think you are the first one with whom I am interacting on actual basis. Like एक होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करना, हाँ कि हाँ मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मैं ऐसे मेरा मन कर रहा है, वो ऑलमोस्ट हर कोई बोल देता है, दैट इज नॉट एक्चुअल वाला यस वो चीज। पर एक होता है यस कि यस यू यस एक्चुअली टुक दैट स्टेप। Like I actually at this point I'm just speechless, and I just want to tell everyone who is watching right away, हमें आज एक इंसान दिखता है जो हमें इतना मोटिवेट करता है, ये करो, ये करना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए, वो खुद भी सीख रहे हैं। और we don't know the back story. I think many people would not have known. Please continue, sir. फिर मुझे याद है जब मैं पटरी पे बैठा था तो, और कांदीवली बोरीवली के बीच में एक जगह आता है जिसका नाम है बोईसर। अगर कोई मुंबई का होगा तो उसको ये आइडिया होगा। तो मैं वहां पे पटरी पे बैठा था। आज भी मुझे नहीं याद है कि वो 10 मिनट में क्या हुआ था, मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में क्या हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। बिकॉज मैं पूरा दिन रोया था, पूरा रात रोया था, मेरी आंखें रोते रोते एकदम सूज गई थी। हाँ, वो गाना हमने सुना है ना, सूजी सूजी आंखें। तो वो एक होता है ना, नशे में आदमी रो, नशे में उसकी आंखें सूज गई हो। पर एक यहाँ पे था, मेरा जो आंखें सूजी थी वो पेन में सूजा हुआ था। आई वॉज क्राइंग कंटिन्यूअसली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो जहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ। और सीन ऐसा था कि दाग को लेकर कोई बात भी नहीं करता था। मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो कोई बोलता था कि ये देवी जी का श्राप है, ठीक है, ये देवी जी का श्राप है, देवी जी का श्राप हो जाता है। आपने दूध के ऊपर कभी अंडा खा लिया होगा या मच्छी खा लिया होगा, मच्छी दूध खा लिया होगा। अब मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने आज तक कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। तो मैंने बोला यार मैं अंडे क्यों खा लूंगा और अंडे के ऊपर मैं मच्छी क्यों खाऊंगा, मच्छी के ऊपर मैं दूध क्यों पीऊंगा। इतना, और ट्रीटमेंट में तो भाई साहब पूछो मत, मतलब अप्रॉक्स मेरे को लगता है मेरे घर वाले का 7-8 लाख रुपए तो आराम से गया रहेगा मेरे पे। हाँ। And you were अब not financially very well off जब ये कुछ हो रहा था, क्योंकि आपकी जॉब भी चली गई थी, लाइक मे बी हाँ, मेरी जॉब भी ऐसा चली। कुछ था कि आप मेजर वो थे जिसके थ्रू इनकम का सब्सटेंशियल अमाउंट आता है, ऐसा कुछ था नहीं या नहीं नहीं, फिर? मतलब मैं, मेरा जो इनकम था वो तो चलो घर में सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हो जाता था, बट पूरा संभालते तो पापा थे। बट अब आप ये देखो कि एक पेरेंट के ऊपर इतना बर्डन आ जाना ट्रीटमेंट का लेके, फिर ये सारी चीजों का लेके, तो ये बातें बहुत बड़ी हो गई थी। जी। एंड मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं पटरी पे था तो मुझे उस टाइम का तो पूरा कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ, कौन उठाया, कौन कहाँ क्या हुआ, सब कुछ नहीं पता। फिर नेक्स्ट डे जब मैं आया घर पे, फिर मैं सोचा कि नहीं यार, अब तो ट्वीट तो कर ही दिया हूँ, अब इतना कुछ हो गया, मैं मरा नहीं। और मेरे को याद है जब मैं पटरी पे बैठा था, एक चीज मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं मर गया और अगर मान लो मेरा सिर्फ हाथ कटा या सिर्फ मेरा पैर कटा, तब तो मैं हैंडीकैप भी हो जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरे तो हाथ पैर भी नहीं रहेंगे, मैं तो और परेशान हो जाऊंगा। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना ना जो पटरी है ना, मैं अपना सर वहां पे रखूंगा ताकि यहाँ से जाए तो फिर बचने का कोई गुंजाइश ना रहे। मतलब मैं, आप सोच सकते हो एक बंदा पटरी पे बैठ के ये थॉट पे सोच रहा है, वो कितने डिप्रेशन में होगा ना। लोग बोलते हैं क्या होता है डिप्रेशन, कैसे होता है, तो मैंने उस चीज को जिया है 2 ढाई 3 सालों तक। और एवरी डे, हर दिन, हर चौबीसों घंटे में उसको सोता, मतलब मैं सो भी नहीं पाता था सही से डिप्रेशन की वजह से। समहाउ नेक्स्ट मुझे याद है, मुझे ऐसा लगा कि काम करता हूँ फिनाइल पी लेता हूँ। फिर हमारा घर बहुत छोटा सा है, हम एक अच्छा। झुग्गी बस्ती में रहते हैं, हम एक झुग्गी बस्ती में चौल में रहते हैं। तो मैं बोला अगर मैं फिनाइल पी लूंगा तो घर वाले को पता चल जाएगा, फटाक से डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे,
तो फिनाइल वाला भी मैंने सिर्फ ले लिया था हाथ में, मैं सोचा पी लूंगा, फिर नहीं हुआ। फिर मैं सोचा फांसी लगा लेता हूँ। फिर बोला अगर मैं फांसी लगाऊं तो हमारा घर पतरे का है, अगर आपने चौल में देखा होगा तो पतरे का घर होता है। अब ठीक है, बालन तो पतरे पे मतलब पंजाब में बालन बोलते हैं तो शायद नहीं नहीं, अगर आप कभी किसी मुझे नहीं झोपड़पट्टी पता। में जाओगे तो आप देखोगे कि एक सीमेंटेड पतरा होता है, सीमेंट का बना हुआ होता है। मतलब वो नॉर्मल जल्दी टूट जाता है, अगर आप उस पर थोड़ा भी बर्डन दोगे तो टूट जाएगा। तो हमारा जो जी। फ्लोर रहता है वो वैसा ही रहता है, अगर आप कभी चौल वगैरह देखोगे तो आपको आइडिया आएगी। तो जी। अब सीन ऐसा हो गया कि मैं बोला या तो ना मैं फांसी लगा सकता हूँ, ना मैं सुसाइड ट्रेन के नीचे कट पा रहा हूँ, ना मैं एक्चुअली मैं ना मरने से सही बोलूँ तो मनी मन डर भी रहा था। बात ये भी है, क्योंकि अगर जिसको मरना होता है ना वन शॉट में गेम ओवर कर लेता है ना। अब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है जस्ट बिकॉज कि कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट मी। वो मुझे सारी चीजें एक्सपीरियंस करवा रहे थे कि ले ये भी खा ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले। ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट मी कि देख ले सारी दुनिया देख ले। एक दिन बस एकदम से वन ऑफ माय फ्रेंड मीट मी, और वो मेरा फ्रेंड भी नहीं था, अब हम अच्छे दोस्त बन गए। तो ही जस्ट गिव मी भगवत गीता, अ कॉपी ऑफ भगवत गीता। मुझे बोला कि भाई पढ़। मैंने बोला भाई ऐसे ही। मैं बोला मेरा माथा फट रहा है और तू भगवत गीता दे रहा है मुझे, पागल है क्या? मैं क्यों पढ़ूंगा यार भगवत गीता, पागल हूँ मैं? बोलता नहीं ऐसा पढ़ना। फिर उसने मुझे भगवत गीता की सबसे पहले मुझे याद है कांदीवली स्टेशन पे उन्होंने मुझे भगवत गीता की एक लाइन सुनाई थी, देवी दोषाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में बहुत दुख पड़ा हुआ है। सुखी कौन है पता है? जिसने भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ा है। हाँ, जिसने भगवान के चरण को पकड़ा है वही खुशी होगा। मैं बोला भाई ना मुझे खुशी होना है, ना मुझे दुखी होना, ना मुझे किसी का चरण पकड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना। तो भाई अपना काम कर। आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने मुझे वो दिया था, अपना फोन नंबर दिया था। उस टाइम ना मेरे पास बहुत छोटे से फोन थे, नोकिया 26 वाला। आज से नोकिया 26 वाला बटन वाला। और उस वो मेरा समय फोन भी गिर के टूट बहुत गया था। नहीं, उस समय तो शायद बहुत कम लोग के पास होते थे। स्मार्ट हाँ मतलब टच मैं वाले तो एकदम होते भी रिसेंट नहीं में थे ना मुझे शायद। मुझे मुझे याद, हाँ मुझे याद है कि बहुत ही वो होने के बाद मुझे एक फोन मिला था, वो भी बटन वाला, जिसमें सिर्फ वो सांप वाला गेम आता था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिम कार्ड और वो, दैट्स इट। 100 मैसेजेस मिलते थे, एयरसेल का सिम कार्ड था। हाँ, अगर बहुत लोगों को पता होगा जो बहुत पहले यूज करते होंगे, एयरसेल का सिम कार्ड था मेरा। तो वो सब था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे जब मिला तो वो मुझे सेंटर पे लेके गए और वहाँ पे ना एक क्लास चल रही थी, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। और फिर जब मैं परेशान था तब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे भगवत गीता में एक लाइन मिली, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। मैं बोला मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, कैसे मैं समझूँ इस बात को? नसीब से मैं जब क्लास में पहुंचा तो क्लास में मैंने पाया कि वही चीज डिस्कशन चल रहा था, वी आर नॉट दिस बॉडी। फिर मेरा डाउट ऐसा क्लियर हुआ ना वो क्लास में कि एक्चुअली हमें लगता है कि हम ये बॉडी है। आज हमारे समाज में सबको लगता है कि एक व्यक्ति की पहचान उसके बॉडी के रंगों से होती है, उसके साइज से होती है। बट एक्चुअली ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा वो है। किसी को पता ही नहीं है कि एक व्यक्ति की पहचान किससे होती है। एक व्यक्ति की पहचान होती है उसके व्यक्तित्व से, उसके नेचर से। और हमारा समाज काला है तो बेकार है, गोरा है तो अच्छा है, और काला गोरा दोनों है तो उसका कैटेगरी सेट है ही नहीं। और मैं काला गोरा दोनों में आता था। आई रिमेम्बर मैंने एक बार चाणक्य पंडित की एक बुक पढ़ी थी, उसमें बता रहे थे कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, यू मस्ट विजिट शमशान घाट। शमशान घाट एक व्यक्ति को जाना चाहिए। अब मैं उस टाइम पे मैं शमशान घाट जाने लगा, एंड जस्ट टू सी कि मेरे ये जो बॉडी को, ये जो सो कॉल्ड बॉडी पे जो हम इतना घमंड करते हैं, हमें लगता है कि यार मैं तो हीरोइन, मैं तो हीरो, मैं तो बॉडी बिल्डर, मैं ये मैं वो, मैं ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। वहां पे जाने के बाद माई लाइफ चेंज। शमशान घाट जाने के बाद शमशान घाट में मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लड़की भी मर रही है, लड़का भी मर रहा है, बच्चा भी आ रहा है, बूढ़े भी आ रहे हैं। हाँ, जिनके पास बहुत पैसा है वो इलेक्ट्रिक में जल रहे हैं, और जिनके पास कम पैसा है वो लकड़ी में जल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाला भी एक जलने का सिस्टम आ गया, अगर बहुत लोग को पता होगा तो। वो फट करके एकदम से देगा और जुप करके पूरी बॉडी मेल्ट होके राख बना के ढक्कन में से निकाल के आपको थोड़ा सा हड्डी दे देंगे, लोटे में भर के लोग लेके चले आएंगे। आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरी वैल्यू इतने लोटे में घास, लोटे में एक छोटी सी हड्डी इतनी है। लेके आएंगे, थोड़ा सा राख लेके जाएंगे, लकड़ी में जलने में 8 5 6 4 घंटा तो लग ही जाता है, अगर किसी का बॉडी बहुत वो है और लकड़ी अगर कमजोर है तो। ऐसा करके
वहां से मेरे को ना समझ में आया, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता सिंसियरली कि कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। कृष्ण सेकंड चैप्टर में अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अर्जुन, वी आर नॉट दिस बॉडी। ये बॉडी के अंदर मैं हूँ, बट वी आर नॉट दिस बॉडी। जस्ट लाइक मैं इस घर के अंदर हूँ, पर ये मैं घर नहीं हूँ। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझने जाएं, जैसे मान लो एक बार क्या होता है कि एक अंकल है, वो रोज आते हैं कार से, और कार का कांच ओपन नहीं करते, कांच के अंदर से ही बोल देते हैं, बेटा पप्पा कहाँ है?" एक बच्चा बाहर खड़ा होता है, तो बच्चा बोलता है पप्पा अंदर है। ऐसे करके वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बातें होती है, और अंकल कार के अंदर ही रहते, कार के बाहर नहीं आते। एक दिन क्या होता है, अंकल कार के बाहर आते हैं, हाँ, और फिर बोलते हैं, तो बोलते हैं अंकल कार वाले अंकल आए, कार वाले अंकल आए। तो बोले कार वाले अंकल, क्योंकि उसने हमेशा से उस कार वाले को सुना है ना, जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। वैसे ही हम, अगर मैं आपके से अभी बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये बॉडी में मैं हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम सोल। तो ये सोल बॉडी के अंदर है। हर हर स्पिरिचुअलिटी में अब अगर आप जाएँगे, हर एक एस्पेक्ट में अगर देखेंगे, हर एक रिलीजियस में देखेंगे, वो यही समझाना चाहते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी। और जो इस बॉडी से जितना अटैच रहेगा, जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट आप थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करो और जस्ट इमेजिन, आर यू दिस बॉडी? मतलब आपके शरीर हो क्या? आप सोचोगे कि अगर आपको लगता है कि आप ये बॉडी हो, तो आप अपनी उँगली से पॉइंट आउट करो कि आप ये इस बॉडी में कहाँ हो? जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड फाइंड आउट कि आप पूरे बॉडी में कहाँ हो। आप यहाँ सोच रहे हो, ये तो आपका खोपड़ी है। आप यहाँ सोच रहे हो, तो ये तो आपका छाती है। अगर आप पेट को सोच रहे हो, तो आपका पेट है। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपका कान है, ये आपका कान है। वेयर आर यू इन दिस बॉडी? जब आप ये चीज़ को समझोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। यार ये तो बहुत ही कम, बहुत ही बड़ा खेल है, और इस खेल को जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है। शायद मेरी स्पिरिचुअलिटी में एंट्री वहीं से हुई। द सेल्फ रियलाइजेशन आई गॉट फ्रॉम देयर कि भाई, आई एम नॉट दिस बॉडी। एंड भगवत गीता में भगवान यही समझा रहे हैं, हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला उद्देश्य यही है, टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट दिस बॉडी। जैसे अगर आप ये बात को कोई भी व्यक्ति समझेगा, और शायद मैं वहां से हुआ, फिर मुझे पता चला कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, देन धीरे धीरे मेरी जर्नी बढ़ी। I think I am not the right person to even comment on this because the journey which you have been, I guess मेरी life से तो बहुत difficult और बहुत I'm blessed I had a good life journey but it was very difficult and I'm speechless I can't say anything on this point but ये है कि भगवान ने जैसे आपको बुलाया वैसे ही हम सबको भी बुलाएं सर ये तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में एंट्री हो गई कि इस तरह से आपको था कि आप स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे शुरू हुए फिर ब्रज का पता लगना वृंदावन धाम का पता लगना उसके बाद यहाँ पे आना जॉब ये सब आपने कैसे सेटल किया कि जितना कि मैं समझ पा रही हूँ आपकी ये स्टोरी इट इज नॉट जस्ट कि हाँ आप आए पर आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कुछ था ही नहीं अभी जिसके लिए you could have the motivation force and also at this point I would just like to address कि जब आप इस सिचुएशन में थे like did you had any elder sibling या फिर कोई जैसे कईयों की मासी वगैरह सेम एज गैप में होते हैं ऑलमोस्ट कि जिससे आप डिस्कस कर पाते ये चीजें तो सबसे पहले मैं आपके लास्ट सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। तो मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत हेल्प करती थी ये चीज़ को समझने में। कोई बात नहीं, जब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हें नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना है, तो मेरे घर में कोई नमक नहीं खा रहा था। मेरी मम्मी ने भी छोड़ दिया, पापा ने भी छोड़ दिया, मेरी दोनों बहन ने भी छोड़ दिया। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे पास ऐसे परिवार है कि मतलब मुझे अगर डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, तो मेरे पूरे घर में कोई नहीं खा रहा था। बिकॉज़ वो लोग ऐसा नहीं, मुझे नहीं मतलब नहीं देख पाते कि मैं सादा खाना खा रहा हूँ और वो नमक वाला खा रहे हैं। वो परेशान हो जाते हैं। दूसरा चीज़, मैं जब ब्रज में आया, ब्रज के पहले मैं मुंबई से बता रहा हूँ, मैं 2016 में आई थी। यस, 16 और 15 में। मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया था मेरे शिक्षा गुरु के साथ में। तो यमुना के पास मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे एक बात कही थी, जितना ज़्यादा तुम अपने इस दाग के बारे में सोचते हो ना, उसका 1% तुम सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड दैट पॉइंट मेरा पूरा हार्ट को वो बात टच की। तो एक बार देखते हैं कि यार कृष्णा कौन है। मैं उनके साथ में जैसे ऐसे वृंदावन आ गया था, फैमिली मिली को सबको, सब लोग आ रहे थे तो साथ में मैं भी आ गया। और आज से
3 साढ़े 3 साल पहले कोविड चल रहा था। कोविड में पूरा कोई जॉब नहीं, सारे पैसे जितने बचे थे सारे बर्बाद, सारे लॉस, बैठे बैठे घर पे खत्म। कोविड हल्का सा खुला ही था, तो मेरे कुछ फ्रेंड है, उनका एक तो सामान लेके आना था, वो ब्रज में ही रहते हैं। उनका सामान लेके आना था मुंबई से, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे आकाश, एक सामान है लेके आना है, आ जाएगा क्या? तो मैंने बोला ठीक है, घर पे ही बैठा हूँ, कल कम से कम इसी बहाने आ भी जाऊंगा। तो उन्होंने ही मेरा मुंबई से वृंदावन का टिकट करवाया। तो फिर मैंने उनको मना किया, मैंने बोला मेरा रिटर्न टिकट मत निकालना, वैसे मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ, सैटरडे संडे रहूंगा, मंडे में निकल जाऊंगा। बोले ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पे। अब सीन ऐसा हो गया कि अब मुझे जाना था दर्शन करने सारे मंदिरों में, तो मैं मेरे दोस्त को बोलता था भाई दर्शन कराने दिखा दे, बट थोड़ा सा वो बिजी था, तो वो नहीं लेके जा पाया मुझे। बोला बाद में लेके जाऊंगा, बाद में लेके चलते हैं, कल जाते हैं, कल जाते हैं, ऐसे करके संडे को मेरा दर्शन हुआ, मंडे को जिस दिन मुझे निकलना था मैं नहीं जा पाया। फिर मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने बोला अच्छा ठीक है, आज 2 दिन और रुक जाता हूँ। मैं 2 दिन और रुका। फिर मैं मेरे दोस्त के पास, मेरा एक दोस्त है नैनीताल में, तो मैं नैनीताल में बोला एक काम करो, इतना दूर आया ही हूँ, मथुरा तक आया हूँ, तो मुझे हरिद्वार कितना देर है, 6 घंटे 5 घंटे का रास्ता है, हरिद्वार जाता हूँ, हरिद्वार से नैनीताल चले जाता हूँ, नैनीताल से दोस्त से मिलके थोड़ा सा पहाड़ों में घूम के चले आता हूँ। तभी मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता, मैं सिर्फ फोटो खींचता था और मैं पोस्ट करता था बस, अपने फेसबुक पे डाल दिया, ये डाल दिया, व्हाट्सएप स्टेटस बहुत डालता था बस। घूम के आया, फिर मैं बोला सीधा नैनीताल से मुंबई निकल जाऊँ। फिर मेरे मन में एकदम से आया कि यार मैं नैनीताल से मुंबई जाऊँ, एक काम करता हूँ आखिरी बार मथुरा उतरता हूँ, मथुरा से दर्शन करके वृंदावन, फिर मैं निकल जाऊँगा मुंबई के लिए। इधर आया, फिर मैं बोला यार 2 दिन और रुक जाता हूँ, कुछ तो फेस्टिवल है वो अटेंड कर लेता हूँ। 2 का 4 हुआ, 4 का 6 हुआ, 6 का 10 हुआ, और अब 3 साल हो गया, मैं वृंदावन से घर पे गया ही नहीं। उस समय से बाद ऐसा आपका कोई प्लान ही नहीं था कि मतलब आपने रहना है, बस मेरा मेरा श्री जी की मे, कृपा। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं मुझे वृंदावन में रहना है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ माय फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ है, मतलब मेरे मन में इतना था कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, आई विल बी इन वृंदावन, बिकॉज वृंदावन मेरे दिल में है। हाँ, एंड आई एम अटैच टू कृष्णा, कृष्ण के वर्ड्स के थ्रू मैं अटैच था, तो मुझे इतना पता था कि मैं कहीं भी रहूंगा, मैं उनके वर्ड्स को याद रखूंगा, तो मेरा मन वृंदावन में। मतलब आपका मन वृंदावन में है तो यू आर इन वृंदावन, अगर मैं वृंदावन में हूँ और मेरा मन मुंबई में है तो आई एम नॉट इन वृंदावन। तो मेरे मन में इतना, मतलब बस एकदम रैंडम से मैं चले आया था, और मैं फिर 2 का 4, 4 का 6, 6 का 10, ऐसे ऐसे बढ़ते गया। हाँ, अगर मैं रिटर्न टिकट लेके आया होता तो शायद मैं मुंबई में होता अभी। फिर राधा बहुत रानी की कृपा ऐसी है कृपा हुई। कि फिर फिर मुझे उसके बेटा। बाद मेरे दोस्त के पास ही मैंने मेरे दोस्त के पास ही मैंने अ, मैं मुंबई में, अच्छा फिर मेरे को अच्छी कंपनी में एक जॉब मिल गई थी, तो फिर वो जॉब से मुझे फोन आने लगा, आकाश जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, वो मुझे प्रमोट कर रहे थे एज ए एरिया मैनेजर के लिए, और अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। फिर मैं बोला यार अच्छी सैलरी तो मिल ही रही है, फिर मेरे यहाँ पे मेरे सैलरी का समझ लो 10वां हिस्सा भी मुझे यहाँ नहीं मिलता। हाँ, बट पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं 10वें हिस्से में ही खुश रहूंगा। मैं फिर बहुत ही कम पैसे में मैंने जॉब पकड़ा, मुझे अभी भी याद है, बहुत कम पैसे में जॉब पकड़ा, और कुछ भी नहीं था वो पैसा मेरे लिए, मतलब समझो कि खाने पीने में निकल जाए इतना पैसा मिल रहा था। बट मैं फिर मन में आया, फिर मैं कभी जाऊँ ना, फिर देन मैंने मेरे शिक्षा गुरु से पूछा कि मैं मुंबई आ जाऊँ या यहीं रहूँ? ही टोल्ड मी कि वृंदावन में ही रहो। तो जब उनका परमिशन मिल गया कि आप वृंदावन में रहो, तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैं हमारा एक स्कूल है, फिर मैंने वहाँ पे जॉब देखा, और मैं एक समय तो ऐसा आ गया था, मुझे अभी भी याद है, एक प्लान एकदम बन गया था कि मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया था मेरे दोस्त के पास से। हाँ, और फिर मुझे मुंबई निकलना था, मैंने सामान वामान सब पैक कर लिया, मतलब अब 1 डेढ़ साल की बात बता रहा हूँ, मैं वृंदावन में 1.5 साल रहते हुए हो गया, बट स्टिल मेरे मन में था कि मैं चले जाऊंगा मुंबई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुंबई में जाके कुछ कर लूंगा अपना काम भी, कुछ ना तो जॉब वॉब तो मिलेगा ही, मैं निकल जाऊंगा। समहाउ पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई, एक कोई तो काम आया था, तो किसी ने बोला कि यार ये काम इनका कर देना, तो मैं वो काम करने गया था, तो उन्होंने मुझे एकदम से जॉब ऑफर कर दिया कि आप जॉब करोगे क्या? फिर मैं बोला इतने पैसे में तो नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने फिर मुझे बोला अच्छा ठीक है, हम आपको ये भी देंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं सोच सकता हूँ। फिर मैं जो सामान पैक किया था, फिर सामान पैक करके मैं यहाँ पे आ गया, और अभी फिर मैं अभी उन्हीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी भी।
जी सर, लाइक यू हैव हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मैं तो बता भी नहीं सकती। आई थिंक जो आपके चेहरे पे खुशी आती है वृंदावन का नाम सुन के, उससे ही सब समझ आएंगे, हम जैसे तो यस। समझ भी नहीं पाएंगे शायद। तो सर अभी आगे के लिए, since we have very less time left, around 7 minutes for this meeting, we have had a lot of things जो हम डिस्कस कर सकते थे, पर क्योंकि टाइम की लिमिट है, तो सर अभी आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपकी अब क्या विजन है स्पिरिचुअलिटी को लेकर अपनी लाइफ में, एंड आप क्या, मतलब क्या वो चीज है जो आपको गोइंग रखती है? आप बहुत सारे करंट डायनामिक इश्यूज पे भी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, फॉर एग्जांपल जो लाइक वी डोंट नो अबाउट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, पर एट दैट यस। पर्टिकुलर टाइम हमें एक लाइन अच्छी लगती है तो हमें लगता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज आल्सो द वन बिफोर योर वीडियो, आई वाज आल्सो द वन हु हैड लाइक, क्योंकि मैंने सुना नहीं तो मैंने हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो लाइक करते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी अभी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, शायद हम जैसे लोग उस तरफ सोच भी नहीं पा रहे, तो इस सब पे एग्जैक्टली। आप, आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं किस मैं समझ गया आपका उससे सवाल बोल होगा। जी। देखो, पहली बात तो, जब भी मैंने ये अपना एनजीओ स्टार्ट किया आरुष फाउंडेशन, तो हमारे एनजीओ का मेन मोटिव ये है कि हम विटिलिगो अवेयरनेस पे काम करें। हमारा जो एनजीओ है वो अलग अलग स्कूल कॉलेज में, अगर कोई बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अपने स्कूल कॉलेज में विटिलिगो अवेयरनेस का सेमिनार कराना, तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट में। हमारी टीम, हम विटिलिगो अवेयरनेस पर सेमिनार भी करते हैं, इस पे लोगों को बताते हैं। और साथ ही साथ हम जितने भी विटिलिगो वाले लोग हैं, उनको शादी में इशू आती है, तो हम प्रयास करते हैं उनकी शादी भी हो जाए। एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये है कि मैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली मानूं, अपने जीवन में उतारूं। और रही बात, यूथ को पता ही नहीं है कि करना क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक। उनको लगता है जो सोशल मीडिया पे कंटेंट मिल रहा है, सोशल मीडिया पे जो क्रिंज कंटेंट मिल रहा है, वही भक्ति है, लोगों को लगता है। पर वास्तव में वो भक्ति नहीं है, वो उनका लाइफ बर्बाद करने वाला है। 30 सेकंड के अंदर किसी को भक्ति मिल जाएगी क्या? इतना सस्ता है क्या? 30 सेकंड में, अगर मैं थोड़ा सा जोक ह्यूमरस वे में बोलूँ, 30 सेकंड में कोई लड़की किसी लड़के को ध्यान से देखती भी नहीं है, और उसको लगता है कि उसको भक्ति मिल जाएगी ना। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है, और लोग नोटिस नहीं करते हैं। आजकल लोग जो भी मर्जी करता है, रील बनाते हैं, जो भी मर्जी कर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, मैं कभी किसी को वीडियो बनाने के लिए रोका नहीं हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी सोचना है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ा। आपने आज के दिन में ऐसा क्या किया जिससे भगवान आपको खुश हो? आप भगवान के सामने जाके मुंह दिखा के फेस टू फेस बात तो कर पाओ, यस मैंने आज आपके लिए, जिसने आपको 24 घंटा दिया, उसके लिए आपके पास 5 मिनट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो सीधा चिल्लू भर पानी लेना चाहिए और अपना मुंह धोना चाहिए, क्योंकि चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं सकता ना, उसको अपना मुंह धोना चाहिए। और मुंह धो के फिर से, जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली नहीं लेगा ना, तो वो ऐसे ही बकवास लाइफ में पड़ा रहेगा। हाँ, अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी लाइफ को एक्सेप्ट किया है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं उसमें पूरा डिटरमाइन होकर काम करूँ, दिखावे के लिए नहीं। सोशल मीडिया पे सारी चीजें दिखावा है, यार ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है। कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आज मैं परेशान हूँ। कहीं देखता है किसी के स्टेटस पे या किसी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, आई एम फीलिंग लो, ये वो? नहीं, सब बताएंगे आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया। नहीं, वॉट एवर यू फील जस्ट एक्सप्रेस इट, क्योंकि हो सकता है कि आपके फीलिंग की वजह से कोई 4 व्यक्ति, मैं जो फील करता हूँ मैं सीधा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देता हूँ, वॉट एवर आई फील। हाँ, मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, इफ आई रिमेम्बर हर, तो मैं डाल देता हूँ कि हाँ आज उसकी, मुझे पता नहीं कि मेरे माइंड में वो थॉट आ गया कि पता नहीं कहाँ से मैंने सोच लिया। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट रीडिंग, इफ यू आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ, अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ रहे हो, अगर आप अपने लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति इस फील्ड में है। किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होगा क्या? जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक, मैं नहीं करूंगा भक्ति तो किसी का नुकसान होगा? बाजू वाले का नुकसान होगा? नहीं होगा, सिर्फ मेरा होगा। अब अगर मेरा होगा, मेरा नुकसान कोई व्यक्ति नहीं सह सकता, अपना खुद का नुकसान सह सकते हो आप? नहीं सह सकते। तो आप क्या करोगे? आप उस पर कंटिन्यूअसली वर्क करोगे ना। स्पिरिचुअलिटी वैसा ही है। इसलिए मैं देखता हूँ जितने भी सोशल मीडिया पे ऐसे घटिया चीजें बनाते हैं, मैं तुरंत आवाज उठाता हूँ कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मैं प्रयास करता हूँ, बाकी कृष्ण जाने कैसे लोग को कर सकते हैं, ताकि आज के यूथ को हम लोग एक दिशा दे सकें। क्योंकि यूथ को लगता है कि भक्ति का मतलब यही है सोशल मीडिया पे रील बनाना। नहीं, भक्ति का मतलब ये है कि आप सुबह उठो और सुबह उठ के आके बैठ के भजन करो। आपका भजन आप एकदम छुपा के करो, हाँ, अपने गुरु के अंडर में आके करो, देन योर लाइफ विल ग्रो। और एल्स आप ऐसे बैठे रह जाओगे और अपनी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
आपको भले लगे कि हाँ यार मेरी लाइफ ना बहुत ही झकास चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, आप कुछ भी कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई क्या होगा, नहीं तो भाई वो ऐसे रह ही जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का विचार अलग हो मेरे से। हाँ, ये मेरा इंडिविजुअल विचार है कि भाई अगर मुझे भक्ति में चलना है तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अगर मैं सीरियस नहीं होऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान होगा, दैट्स इट। Thank you so much, sir. It was wonderful talking to you. Thank you for enlightening us. And I hope जो भी कोई देखेगा, you have had a beautiful journey. Again, I'm saying कृपा करें श्री जी और कृपा करें कि आपका भजन बढ़ाएं और सही रास्ते पे चलने का बल प्रदान करें. Thank you so much, and I hope जो भी viewers हैं हमारे, they could be inspired by this. Thank you so much, sir. Hare Krishna. थैंक यू सो मच, आपने आपने अपना इतना समय निकाल के आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया। तो आप जो भी कर रहे हो समीक्षा, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओ। मैं श्री धाम वृंदावन से और मेरे आराध्य गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपकी पूरी फैमिली, आपका जो पूरा टीम है, वो सारे लोग अच्छे से हेल्दी हो, हाँ स्वस्थ हो और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो। हरे कृष्ण। Thank you so much. Hare Krishna.